हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। मेरे पीछे आप कुछ वीडियो क्लिप जो है देख रहे हैं, जहां पर खेत के अंदर क्या है ट्रैक्टर चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, है ना। यानी कि ये क्या है, भू परिष्करण या कह लीजिए जुताई के अलग अलग तरीके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं टिलेज के टाइप्स के बारे में, यानी भू परिष्करण के प्रकार के बारे में। जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टिलेज यानी भू परिष्करण यानी जुताई क्या होती है, ठीक है। टिल्थ क्या होता है, जुताई किस उद्देश्य से की जाती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा कंप्लीटली वो रहेगा टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में, यानी जुताई के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने अभी पीछे वीडियो क्लिप के अंदर देखा भी था, वो जुताई के अलग अलग प्रकार थे, उनके बारे में कंप्लीटली आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से टाइप्स जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो ऑन सीजन टिलेज यानी मौसमी जुताई, देन आपका ऑफ सीजन टिलेज यानी कि गैर मौसम की जुताई, देन आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज यानी विशेष प्रकार की जुताई या भू परिष्करण, ये आपके हम यहां पर पढ़ेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो भी मैं आपको यहां पर एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। देन साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बताता चलूंगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे आपको लिखने, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। क्लास आपकी बायलैंग्वेज फॉर्म में रहेगी, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आपकी ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन टिलेज यानी भू परिष्करण क्या है, जो हमने कल पढ़ा था वो मैंने बता दिया था। देन इसी में ऐड ऑन कर दिया जाता है इट्स टाइप, यानी कि भू परिष्करण या जुताई क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार है उसको समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है व्हाट इज प्राइमरी टिलेज, एनालिस्ट द प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स, यानी कि प्राथमिक जो है जुताई क्या है या भू परिष्करण क्या है और उसके यंत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक जुताई के लिए कौन कौन से यंत्र यूज करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, ये आपका पूछा जाता है। देन आपका इसी तरीके से डिफाइन प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज, यानी प्राथमिक और आपका द्वितीय भू परिष्करण को जो है आपको बताना है क्या होता है। इसके साथ ही साथ कौन कौन से इंप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के लिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके इस तरीके से सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब इनका आंसर कैसे करना है वो हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो याद जो है आज हम यहाँ पर कंप्लीटली बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में, यानी भू परिष्करण के प्रकार के बारे में। आपने बुक्स के अंदर अभी तक जो भी पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल शुरुआत से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा टिलेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसी प्रकार को आपको मानना है। अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, बट ये क्लासिफिकेशन सबसे ऑथेंटिक है, इसी को मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अपना मेरे ऊपर विश्वास बना के रखिए, आपको कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर गलत नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो टिलेज जो है यानी कि टाइप्स ऑफ टिलेज की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ टिलेज कितने तरीके का होता है, नोटबुक में साथ के साथ आप नोट करते रहिए जो चीजें मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिलेज आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आ जाता है ऑन सीजन टिलेज, यानी कि मौसम की भू परिष्करण जिसे कहा जाता है। दूसरा है आपका ऑफ सीजन टिलेज, यानी कि गैर मौसम भू परिष्करण जिसे कहते हैं। तीसरा आ जाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज, यानी विशेष प्रकार का भू परिष्करण जिसे कहा जाता है। अब ये तीनों प्रकार क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ऑन सीजन टिलेज, यानी कि मौसम का भू परिष्करण। इसका मतलब क्या है, देखिए जब आपको खेत के अंदर फसल बोनी होती है, यानी कि खेत के अंदर फसल को लगाना होता है, बीज को बोना होता है,
उससे पहले आप क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, भू परिष्करण उसके अंदर करते हैं। किस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आप क्या कर सके, उसके अंदर बीज की बुआई कर सके। यानी कि फसल को बोने के लिए जब आप खेत को तैयार करते हैं, ठीक है, उस समय जो जुताई की जाती है उसे आपका ऑन सीजन टिलेज कहा जाता है, क्योंकि फसल आपकी सीजन के टाइम पे ही बोई जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो खरीफ सीजन की जो फसल है वो कब बोई जाती है, आपकी जून जुलाई मंथ में बोई जाती है ना। रबी सीजन की जो फसल है वो आपकी कब बोई जाती है, वो आपकी अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है। तो ये 2 सीजन हो गए आपके, मेनली 3 सीजन होते हैं। वो सीजन का क्लासिफिकेशन अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 सीजन की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। जो खरीफ सीजन की फसलें होती हैं, खरीफ सीजन की मतलब जो गर्मियों के समय होती हैं। गर्मियों के समय बताओ कब फसल बोई जाती है, आपकी जून जुलाई मंथ में बोई जाती है। आपने अपने आसपास देखा होगा जो धान है या जो पैडी है वो जून जुलाई मंथ में क्या है, आपकी खेतों के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। देन आपका सर्दियों की अगर बात करें तो उसे रबी सीजन फसल कहते हैं। और सर्दियों की फसलें कब लगती हैं, जब सर्दियां जो है स्टार्ट होती हैं। कब होती हैं स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती हैं। तो यानी कि दूसरा सीजन आपका रबी सीजन हो गया। तीसरा आता है जायद सीजन। जायद सीजन का मतलब जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। कब होता है ऐसा, मतलब ऐसा होता है आपका फरवरी मार्च मंथ में, है ना। तो जायद सीजन जो है वो फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है। तो ये 3 सीजन होते हैं। तो इन तीनों सीजन में आपके ये 2 मेन सीजन आ जाते हैं, एक आपका खरीफ और दूसरा जो है रबी। तो जब इन सीजन में क्या है, आपकी फसल लगाई जाती है और इन सीजन की फसल को लगाने से पहले जब हम क्या करते हैं, खेत के अंदर जुताई करते हैं, तो उसे ऑन सीजन टिलेज कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको, उसे क्या कहा जाता है, ऑन सीजन टिलेज कहा जाता है। अभी डिटेल में आगे मैं इसको और बताऊंगा। देन ऑफ सीजन टिलेज की अगर बात करें तो यानी कि ये आपकी ऐसी भू परिष्करण क्रियाएं होती हैं जिनका मकसद फसल को लगाना नहीं होता, यानी कि फसल की बुआई के पर्पज से ये नहीं की जाती है। ये ऑफ सीजन में की जाएगी। ऑफ सीजन में क्यों की जाएगी, कुछ इनका स्पेशल पर्पज होता है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये की जाती हैं। लाइक मिट्टी के अंदर क्या करना है, आपको मॉइस्चर को स्टोर करना है, या फिर जो खरपतवार हैं खेत के अंदर खड़े हुए उनको खत्म करना है। तो उस पर्पज से हम ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। देन आ जाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज, यानी कि ये कुछ खास काम के लिए की जाती है, कुछ मुख्य जो है इसके कार्य होते हैं, उस पर्पज से इसको किया जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ये 2 पहले जो टाइप्स हैं इनको कवर करेंगे, और ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज है ये आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, कवर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइप्स ऑफ जो है आपके टिलेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से जो है हम बहुत अच्छे से क्या है कवर करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका ऑन सीजन टिलेज के बारे में, यानी मौसम के भू परिष्करण के बारे में। इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि टिलेज आपका 3 प्रकार का होता है। उस 3 प्रकार में सबसे पहला हमने टिलेज ले लिया ऑन सीजन टिलेज, ठीक है। पहला टाइप कौन सा ले लिया, ऑन सीजन टिलेज। अब ऑन सीजन टिलेज के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, ऑन सीजन टिलेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी टिलेज होती है या ऐसा भू परिष्करण होता है जो कि क्या है, मौसम के टाइम किया जाता है, यानी कि फसल की बुआई से पहले किया जाता है। अगर सीजन के बेसिस पर हम फसलों को देखते हैं तो कौन कौन सी होती हैं भाई, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक होती है खरीफ फसल, दूसरी होती है आपकी रबी फसल, और तीसरी होती है जायद फसल, ठीक है। खरीफ फसल का टाइम क्या रहता है, खरीफ फसल का टाइम रहता है यानी कि जब वो बोई जाती है। खरीफ का मतलब जो गर्मियों के समय होती है, और गर्मियों में फसल की बुआई कब होती है, आपकी जून जुलाई में होती है। आपने अपने आसपास देखा है ना धान को लगते हुए, कब लगता है आपका, जून जुलाई मंथ में लगता है। देन रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन यानी कि जब सर्दियां स्टार्ट होती है तो उस समय जो फसल लगाई जाती है वो रबी सीजन की फसलें होती हैं। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों होगी, आलू यानी पोटैटो हो गया, ये सभी के सभी क्या है, कब लगते हैं, आपके अक्टूबर नवंबर के अंदर लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी आ जाती है जायद, जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा क्या है सर्दी होती है, तो उस समय जो फसलें लगाई जाती है वो जायद सीजन की होती हैं, और ये मेनली क्या है आपका फरवरी मार्च मंथ के अंदर आता है।
तो ये 3 सीज़न हो गए। इन 3 सीज़न में खरीफ और रबी ये आपका 2 इम्पोर्टेंट सीज़न है। तो जब हम खरीफ सीज़न के अंदर फसल लगाएंगे या फिर जब हम रबी सीज़न की फसल लगाएंगे, खरीफ सीज़न की कब लगाएंगे? जून जुलाई में लगाएंगे। रबी सीज़न की कब लगाएंगे? अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे। तो इस समय जब फसल लगाई जाएगी तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खेत को तैयार करना पड़ेगा, है ना। इस समय जो सीज़न आपका होगा इससे पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसे ऑन सीजन टिलेज कहा जाता है। यानी कि फसल की बुआई से जस्ट पहले हम क्या करते हैं? टिलेज करते हैं, भू परिष्करण करते हैं। टिलेज ऑपरेशन डन ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन और एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉप सीजन। यानी कि जब आपका क्रॉप सीजन आता है उस समय या उससे जस्ट पहले या फिर जैसे ही क्रॉप सीजन स्टार्ट होता है उस समय हम क्या करते हैं? टिलेज करते हैं या भू परिष्करण करते हैं। उसे आपका क्या कह दिया जाता है? ऑन सीजन टिलेज कह दिया जाता है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अब जो है डाउट रहने की कोई संभावना नहीं है। हर तरीके से मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। इतनी बात समझ आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था टेलीग्राम पे, मेरे कमेंट क्या मैसेज आया था कि सर जब आप लिखते हैं लिखने के बाद थोड़ा साइड हो जाइए करिए, हमें नोट्स बनाने होते हैं और जो आप लिखते हैं वो PDF में मिलता नहीं है ना। तो लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स आप बना लेना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जो ऑन सीजन टिलेज है उसे फिर से क्या है? क्लासीफाई किया गया है, उसके फिर से जो है उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसे फिर से क्या है? वर्गीकरण उसका किया गया है। मैं कह रहा हूं ना, आपने जो मर्जी पढ़ा हो उसको ध्यान मत दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। किताब के अंदर जो मर्जी आपने अलग अलग किताब के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स के अंदर आपको यही क्लासिफिकेशन मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो ऑन सीजन टिलेज है इसे आपका फिर से 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी? 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है प्रीपेट्री टिलेज यानी कि प्रारंभिक भू परिष्करण, दूसरा आ जाता है इंटर टिलेज यानी कि अंतः भू परिष्करण। अब ध्यान से सुनिए, प्रीपेट्री टिलेज या प्रारंभिक भू परिष्करण का मतलब क्या है? ये आपका वो भू परिष्करण होता है जो कि फसल लगाने से पहले किया जाता है। यानी कि ये क्या है? आपका बिफोर सोइंग, क्रॉप को लगाने से पहले क्या है? यानी कि फसल की बुआई से पहले क्या है? ये टिलेज किया जाता है, इसीलिए इसे प्रीपेट्री टिलेज कहते हैं या प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग में। ठीक है, तो प्रीपेट्री टिलेज का मतलब यानी कि प्रारंभिक भू परिष्करण का मतलब क्या है? कि फसल की बुआई से पहले इसको किया जाता है। यह है इंटर टिलेज यानी अंतः भू परिष्करण। इंटर टिलेज अंतः भू परिष्करण यानी कि कहने का मतलब क्या है? आपने फसल को बो दिया, आपके खेत के अंदर क्या है? फसल जो है लगी हुई है। अब इस खेत के अंदर यानी फसल के अंदर क्या है? खरपतवार उगे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर घास उग गई है। उस घास को खत्म करने के लिए जब इसके अंदर आप निराई गुड़ाई करते हैं, उस घास को उखाड़ते हैं, इसके अलावा बीच में आप फर्टिलाइजर यानी खाद डालते हैं, तो उसको मिक्स करने के लिए आप मिट्टी के अंदर क्या है? निराई गुड़ाई करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका इंटर टिलेज यानी अंतः भू परिष्करण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटर टिलेज यानी अंतः भू परिष्करण कहा जाता है। यानी कि ये ऑपरेशन कब किया जाता है? आपका आफ्टर सोइंग। ठीक है, आफ्टर सोइंग यानी फसल की बुआई के बाद, और बिफोर हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई से पहले। ठीक है, फसल की बुआई के बाद और फसल की कटाई से पहले क्या करेंगे? हम इसको इस इंटर टिलेज या अंतः भू परिष्करण को किया जाएगा। बात समझ आ गई है? फसल की बुआई के बाद और फसल की कटाई से पहले हम क्या करेंगे? इस ऑपरेशन को करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब आ जाइए यहाँ पर प्रीपेट्री टिलेज यानी कि प्रारंभिक भू परिष्करण के ऊपर। जो प्रारंभिक भू परिष्करण होता है ये फिर से आपका 2 टाइप का होता है। प्रारंभिक भू परिष्करण आपका फिर से 2 टाइप का यानी 2 टाइप्स का होता है। पहले आ जाते हैं प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक भू परिष्करण, दूसरा है सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भू परिष्करण। नाम से ही यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा
नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा क्या कि प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक भूपरिष्करण जो है वो सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भूपरिष्करण से पहले किया जाता है। ये दोनों के दोनों आपके टिलेज हैं, बीज की बुआई से पहले किए जाएंगे, ये बात क्लियर है। अब इन दोनों में से भी पहले आपका प्राइमरी टिलेज यानी कि प्राथमिक भूपरिष्करण किया जाएगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी टिलेज यानी कि सेकेंडरी द्वितीय भूपरिष्करण किया जाएगा। अब ये क्या है, चलिए इनको समझते हैं अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ और विद आपके पिक्चर या फिर कह लीजिए वीडियो क्लिप की मदद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपको अगर आपने ये पिक्चर समझ ली ना, आगे की कहानी आपको बहुत आसान समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे की कहानी बहुत आसान समझ आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ऑन सीजन टिलेज की। ऑन सीजन टिलेज कितने टाइप का बताया था? 2 टाइप का बताया था मैंने। एक था आपका प्रीपरेटरी टिलेज, दूसरा था इंटर टिलेज। तो प्रीपरेटरी टिलेज में 2 टाइप थे, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, अब प्राइमरी टिलेज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, प्राथमिक भूपरिष्करण की बात कर रहा हूं। ये आप खेत देख रहे हैं, इस खेत के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? इधर वाला खेत बिना जुता हुआ है और इधर वाला खेत क्या है आपका, उसका भूपरिष्करण यानी कि टिलेज उसके अंदर कर दिया गया है। तो यही क्या कहलाता है? आपका प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाता है। यानी जब आप क्या करते हैं, खेत के अंदर पहली बार जुताई करते हैं और उस जुताई से होता क्या है, जो खेत की ऊपर की जो हार्ड लेयर होती है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, मिट्टी लूज हो जाती है। इसके साथ ही साथ ये मिट्टी क्या है, पलट जाती है। जब खेत की जुताई की जाती है, प्राथमिक जुताई की जाती है, तो मिट्टी उखड़ती है, उसके साथ साथ वो पलट जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जुताई कहते हैं, यानी प्राइमरी टिलेज कहा जाता है। जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से यानी जिन्होंने खेती की है उन्हें ये आइडिया अच्छे से होगा। ठीक है, समझ चुके हैं बात। और जो खेती यानी कि फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिए। यानी पहली बार जब हम खेत के अंदर जुताई करते हैं, जिससे क्या है, मिट्टी की ऊपरी की परत जो है वो कटती है और पलट जाती है, उसे हम प्राथमिक या फिर कह लीजिए प्राइमरी टिलेज कहते हैं। हिंदी वाले क्लियर है? दूसरा आ जाइए इस पिक्चर पर। इस पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? ऑलरेडी खेत पहले से ही पूरा का पूरा जुता हुआ है, पहले से ही पूरा का पूरा खेत जुता हुआ है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, ये मिट्टी को देखिए भुरभुरा बना रहा है। जो बड़े बड़े डेले होते हैं मिट्टी के, यानी जब आप प्राथमिक जुताई करते हैं, हालांकि इस पिक्चर के अंदर, इस वीडियो क्लिप के अंदर आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप प्राथमिक जुताई करते हैं, प्राइमरी टिलेज करते हैं, उस समय मिट्टी के बड़े बड़े डेले बन जाते हैं। उन डेलों को तोड़ना होता है। उन डेलों को तोड़ने के लिए हम दोबारा से खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं और उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है, यानी कि द्वितीय भूपरिष्करण कहा जाता है। समझ आ गए ये दोनों टाइप। तीसरा आ जाइए अब इंटर टिलेज पर, यानी अंतः भूपरिष्करण पर। फसल आपकी खड़ी हुई है खेत के अंदर और उस फसल के अंदर क्या है, खरपतवार उगे हुए हैं, या फसल के अंदर आपको क्या करना है, फर्टिलाइजर यानी कि खाद को मिक्स करना है। तो उसके लिए जब आप क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं खरपतवार को रिमूव करने के लिए, फर्टिलाइजर को मिट्टी के अंदर मिक्स करने के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका अंतः भूपरिष्करण। उसे क्या कहते हैं? अंतः भूपरिष्करण कहते हैं, यानी कि इंटर टिलेज कहा जाता है। तो तीनों चीजें जो है अब आपको समझ आ चुकी होंगी। एक बार हाँ और ना करके बता दीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ और ना करके बता दीजिए। सभी को चीजें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हम इसको प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिकली हमने इस चीज को देख लिया है, अब थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जाम के अंदर इसको कैसे लिखेंगे। बाकी देखिए बात यह है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको बुक्स की लैंग्वेज लिखनी है, जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको यहां पर जो लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं वही लैंग्वेज लिखनी है, नहीं जरूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए जिसमें आप क्या है उस चीज को समझा पाए अच्छे से एग्जामिनर को। ठीक है, तो अब आ जाइए प्राइमरी टिलेज पर, यानी कि प्राथमिक भूपरिष्करण। अच्छा बताओ, मैंने प्राथमिक भूपरिष्करण के बारे में क्या बताया था आपको? प्राथमिक भूपरिष्करण के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या, खेत के अंदर पहली बार जब जुताई की जाती है उसे हम प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? ये यहां पर आप खेत देख रहे हैं, इस तरफ मिट्टी क्या है, हार्ड है आपकी। ठीक है, इस तरफ मिट्टी क्या है, जुती हुई नजर आ रही है। मिट्टी का क्या है, टिलेज कर दिया गया, यानी कि खेत की जुताई हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये जो आपको इंप्लीमेंट दिखाई दे रहा है, टूल दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लो कहते हैं, ये मिट्टी को काट रहा है।
साथ की साथ क्या है, मिट्टी को पलटता जा रहा है, मिट्टी को क्या है, पलटता जा रहा है। यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण के अंदर या फिर प्राइमरी टिलेज के अंदर क्या किया जा रहा है, मिट्टी को काटा जा रहा है, मिट्टी की जो कठोर परत है उसको काटा जा रहा है और उसको क्या है, पलटा जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जुताई या फिर कह लीजिए प्राइमरी टिलेज कहा जाता है। इसी को प्राथमिक जुताई या फिर प्राइमरी टिलेज जो है कहा जाता है। और ये जो प्राथमिक जुताई या प्राइमरी टिलेज होती है ये गहराई पर की जाती है, काफ़ी गहराई पर की जाती है। अब एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी गहराई पर अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहीं आप ये लिख देते हैं कि प्राथमिक जुताई जो है वो 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ आपको चीज़ अच्छे से पता है, आपने उसकी डेप्थ को अच्छे से बता दिया है, आपने उसकी डेप्थ को अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आपकी कितनी गहराई होती है इसकी, 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर क्या है, आपकी प्राथमिक भू परिष्करण या फिर कह लीजिए प्राइमरी टिलेज की जाती है। यहां पर जनरली होता क्या है, जो सोयल होती है यानी कि जो हार्ड लेयर होती है सोयल की, वो क्या होती है आपकी हार्ड लेयर। सोयल की जो हार्ड लेयर होती है वो क्या होती है, जनरली ब्रेक होती है, यानी कि वो टूट जाती है। इसके साथ ही साथ मिट्टी जो है वो क्या आपकी पलट जाती है, मिट्टी क्या है आपकी पलट जाती है, यानी कि टर्निंग ऑफ सोयल। ठीक है, टर्निंग ऑफ सोयल यानी कि मिट्टी का पलटना। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मेजर सोयल कटिंग एंड इन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर प्राथमिक भू परिष्करण के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो मिट्टी को काटा जाएगा, जब मिट्टी कट जाएगी देन उसको क्या है, पलटा जाएगा। वह है पहली गहरी जुताई जिसमें मिट्टी को पलटा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब इसका पर्पस क्या है, यानी कि ये प्राथमिक जुताई क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, वही आपका ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके मेन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आगे हालांकि नेक्स्ट स्लाइड पे हम अच्छे से इनके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रेक हार्ड पैन, यानी कि जो मिट्टी की, कल मैंने आपको बताया था ना, कल की क्लास आप लोगों ने अटेंड की होगी, कल मैंने आप लोगों को हार्ड पैन के बारे में बताया था। क्या बताया था कि इस तरीके से जो सरफेस सॉइल होती है उसके नीचे आपको इस तरीके से एक हार्ड लेयर दिखाई देती है, परत दिखाई देती है, उसे हम हार्ड पैन कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे हार्ड पैन कहा जाता है। तो जनरली क्या है, जो प्राथमिक जुताई होती है ये क्या करती है, उस हार्ड पैन को ब्रेक करती है, तोड़ती है, यानी कठोर परत को तोड़ने का काम होता है। दूसरा है अपरूट वीड, जो खरपतवार होते हैं उनको उखाड़ने का काम होता है। देन आपका लूजन सोयल, यानी कि सोयल को क्या करता है, ये नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेप्थ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, 10 से 30 सेंटीमीटर क्या है इसकी डेप्थ रखी जाती है, गहराई रखी जाती है। अब बात करें आपके ऑब्जेक्टिव की, यानी कि मेन उद्देश्य की, अब अगर बात की जाए कि प्राथमिक जुताई जो है किस उद्देश्य से की जाती है। अब मुझे बताओ, आप लोग खुद बताओ, खुद आपको इमेजिन करना है, कल मैंने आपको 1 एकड़ जमीन दी थी ना, उस 1 एकड़ जमीन के अंदर अब आपको खेत चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, हैरो चलाना है, यानी कि प्लोइंग करनी है, जुताई करनी है, भू परिष्करण करना है, टिलेज करनी है। तो अब आप उससे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, जो मिट्टी के ऊपर जो सतह है यानी कि कठोर परत है और मिट्टी के नीचे की जो कठोर परत है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही हो जाता है, टू रिड्यूस सोयल स्ट्रेंथ, यानी कि मिट्टी की कठोरता को कम करना। अब इसके साथ ही साथ क्या होगा, उस खेत के अंदर मान लीजिए खरपतवार उगे हुए हैं, जब आप मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी को पलटेंगे तो वो खरपतवार भी तो उखड़ेंगे, वो पलटेंगे आपके, है ना। तो यानी कि दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू रीअरेंज एग्रीगेट, इसके साथ ही साथ बरी बीड, यानी कि जो खरपतवार है उनको नष्ट करना, खरपतवार को नष्ट करना। इसके अलावा देखिए, जैसे ये खेत है, इस खेत के ऊपर आपको मान लीजिए फसल के अवशेष पड़े हुए हैं, या फिर आपके लगा लीजिए कोई कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है जो डिकम्पोज हो सकता है। अगर आप इसके अंदर जुताई करेंगे तो वो कूड़ा कबाड़ा क्या होगा, मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी कि वो अच्छे से डिकम्पोज हो पाएगा। तो
दूसरा यानी कि ऑब्जेक्टिव टू कवर प्लांट मटेरियल, यानी कि जो पौधे के अवशेष हैं, भाग हैं, उनको मिट्टी के अंदर मिक्स करना, खरपतवारों को नष्ट करना, एक ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है इसका। इसके अलावा मान लीजिए खेत के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर जो है खेत के अंदर क्या किया, इधर मान लीजिए जो है आपका न्यूट्रेंट कह लीजिए या फिर कह लीजिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो अलग तरह की है, यहाँ की मिट्टी जो है अलग तरह की है, ठीक है। यहाँ के पार्टिकल्स जो है अलग तरह के हैं, यहाँ के पार्टिकल्स जो है मिट्टी के अलग तरह के हैं। तो अगर आपको उन्हें क्या करना है, एक जैसा करना है या उनके स्ट्रक्चर में चेंज करना है, उनका जो पार्टिकल साइज है उसके अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मिट्टी को जो है हिलाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, मिट्टी के कणों को पुनः विन्यास करना, यानी कि मिट्टी के कणों को क्या है दोबारा से अरेंज करना, रीअरेंज करना, उसके लिए भी प्राथमिक भूपरिष्करण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, मैंने कल भी बताया था कि टिलेज का काम क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े या फिर जो आपके जीवाणु छुपे हुए हैं, यानी कि डिजीज ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो छिपे हुए हैं, उनको नष्ट करना भी इसका काम होता है। तो प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक जुताई का और क्या काम हो जाता है, इंसेक्ट एंड पेस्ट को खत्म करना, इंसेक्ट एंड पेस्ट को खत्म करना। क्योंकि मान लीजिए कीड़े मकोड़े जो हैं आपके वो ज़्यादा गहराई में छुपे हुए हैं, तो आपका प्राइमरी टिलेज जो है वो काफ़ी गहराई में की जाती, कितनी 10 से 30 सेंटीमीटर गहरा किया जाता है, तो आसानी से क्या है वो आपके खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है प्राइमरी टिलेज का। बात समझ में आ गई। यानी कि इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है, सबसे पहले मिट्टी की कठोर परत को तोड़ना या फिर मिट्टी के ऊपर जो परत है उसको तोड़ना। दूसरा, खरपतवारों को नियंत्रण करना या फिर मिट्टी की सतह पर जो फसल अवशेष पड़े हुए हैं उनको मिट्टी के अंदर मिक्स करना। तीसरा इसका आ जाता है आपका सोयल जो एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि सोयल के जो डेले हैं या फिर कह लीजिए सोयल जो पार्टिकल्स हैं उनको रीअरेंज करना। चौथा आ जाता है आपका इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज को खत्म करना, नष्ट करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से है, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके नोट्स बना लेना प्रॉपर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैंने आपको 1 एकड़ खेत दिया था, उस 1 एकड़ खेत को जोतना था, तो आप किससे कर रहे थे काम, वो एक टूल्स या इम्प्लीमेंट्स का यूज करके कर रहे थे, यानी कि कुछ आपने यंत्र का इस्तेमाल वहां पे किया था, हाथ से थोड़ी खोदने लगे थे उसको। भाई हाथ से आप खोद भी नहीं सकते हैं। अब जो डॉगी है, कुत्ता है, वो भी आपकी थोड़ी सी जमीन खोद पाता है ना, आप तो इतना बड़ा 1 एकड़ जमीन है उसको खोद लोगे, नहीं खोद पाओगे। अगर आपको हाँ एक गमला दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस गमले की मिट्टी को खोद दो, तो आप हाथ से खोद लोगे। लेकिन अगर खेत की बात आ जाती है तो वहां पर आप उसको हाथ से नहीं खोद पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, यंत्र का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है आपके ट्रैक्टर की मदद से या फिर जानवरों की मदद से चलाए जाएंगे। बैलगाड़ी देखी होगी आपने, तो उसके जो बैल होते हैं उन बैल का इस्तेमाल करते हैं ना हम खेत के अंदर हल चलाने के लिए। पहले के टाइम में बहुत होता था, आज के टाइम में भी होता है। जहां पर क्या है, जो गांव के अंदर छोटे किसान हैं वो आज भी बैलों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत को जोतने के लिए। पहाड़ों के अंदर आज भी बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेत की जुताई करने के लिए। किया जाता है कि नहीं किया जाता, आप खुद बताइए, है ना। तो वो क्या है, आपके यंत्र होते हैं, या फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है, या फिर उन्हें कह लीजिए यंत्र कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि प्राथमिक जुताई क्या है उसको बताइए, और प्राथमिक जुताई के लिए जो इम्प्लीमेंट्स या ये यंत्र यूज किए जाते हैं उनकी सूची बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, वो यहां से कवर होगा। सुनिए, तो प्राथमिक जुताई के लिए या प्राइमरी टिलेज के लिए जो यंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें आपका प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कह दिया जाता है, यानी कि प्राथमिक जुताई यंत्र उनको बोल दिया जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी टिलेज के अंदर इस्तेमाल होंगे उन्हें क्या कह देंगे हम, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कह देंगे, यानी कि प्राथमिक जुताई यंत्र जो है इनको कह दिया जाता है। अब ये जो यंत्र हैं या तो आपके जानवर के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं या फिर आपके ट्रैक्टर
के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं। इंडिया के अंदर दोनों तरह के देखने को मिलते हैं, जानवरों से भी चलते हैं और ट्रैक्टर से भी चलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज आर कॉल्ड प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, यानी प्राथमिक जुताई में प्रयुक्त औजारों को प्राथमिक जुताई के औजार कहा जाता है और इनमें अनेक पशु चालित तथा ट्रैक्टर चालित औजार शामिल होते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा आपने प्लो जिसे हल कहते हैं, एक सुना होगा आपने हैरो। दोनों में क्या अंतर होता है? आज तक आपको अंतर नहीं पता था, बट आज अंतर आपको यहाँ पर पता चलेगा। आज के बाद प्लो और हैरो वर्ड जब इस्तेमाल करेंगे तो सोच समझ के इस्तेमाल करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो प्लो शब्द होता है, जो प्लो शब्द होता है यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, हल बोलते हैं, इस हल का मतलब जो है अलग होता है। और जो आपका हैरो शब्द होता है, ये हैरो क्या है, आपके अलग होते हैं। ये दोनों इम्प्लीमेंट जो है अलग अलग होते हैं। प्लो आपके यानी हल वो यंत्र होते हैं, वो इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम प्राथमिक जुताई के लिए करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम प्राइमरी टिलेज के लिए करते हैं या प्राथमिक जुताई के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लो कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, प्लो कहा जाता है। और जिनका इस्तेमाल हम सेकेंडरी टिलेज के लिए करते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उन्हें हम हैरो कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हैरो कहते हैं। तो अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये चीज़ ध्यान से सुनिए। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है, जिस भी यंत्र के पीछे आपको प्लो लिखता हुआ नजर आता है, यानी कोई यंत्र का नाम है और उसके पीछे प्लो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका प्राथमिक यंत्र है, प्राथमिक जुताई यंत्र है, यानी कि प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ गई? जो मैंने कहा था कि ये जो यंत्र हैं ये आपके ट्रैक्टर से भी चलते हैं और ये आपके क्या है, जनरली जो है आज के टाइम जानवरों से भी चलते हैं। तो भारत के अंदर दोनों इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए दो बैल क्या है, एक हल को चला रहे हैं, एक हल को चला रहे हैं। इसे हम देसी हल कहते हैं या फिर इसे कंट्री प्लो कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पढ़ना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, आपका जानवरों से चल रहा है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका जो है ट्रैक्टर की मदद से जो है प्लो को चलाया जा रहा है, हैलो यानी कि हल को चलाया जा रहा है। तो एनिमल ड्रोन और ट्रैक्टर ड्रोन दोनों तरीके के होते हैं। तो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहेंगे, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स वो यंत्र आपके वो इम्प्लीमेंट्स होते हैं या वो यंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल हम प्राथमिक भू परिष्करण के लिए यानी कि प्राइमरी टिलेज के लिए करते हैं। ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि एनिमल के द्वारा चलाए जा सकते हैं या फिर आपके क्या है, जानवरों के द्वारा भी जानवरों कह रहा हूँ, ट्रैक्टर के द्वारा भी क्या है, इनको चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे यंत्र जो आप देख रहे हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट इनको कहते हैं। सारे के सारे यंत्र जो आप देख रहे हैं इसे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। पहला वाला जो यंत्र आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंट्री प्लो या देसी हल इसे कहा जाता है। आपने वैसे भी सुना होगा ना, बोल देते हैं ना भाई तू तो बहुत देसी है, यानी कि जो गांव के रहने वाले होते हैं या फिर जिनका पुराने तरीके से जो रहते हैं, बोल देते हैं ना भाई तू देसी है। तो ये वाला जो हल है अपने देश की देन है, अपने देश की देन है, इसीलिए इसे हम देसी हल बोल देते हैं या इसीलिए इसे क्या है, कंट्री प्लो भी कह दिया जाता है। इसे क्या है, आपका देसी प्लो भी बोल दिया जाता है, यानी कि देसी हल भी बोल दिया जाता है या फिर आपका कंट्री प्लो भी कह दिया जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा वाला जो हल यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं डिस्क प्लो। इसे क्या कहते हैं, डिस्क प्लो कहते हैं। डिस्क प्लो क्यों कहा जाता है, आपने डिस्क देखी है, डीवीडी या सीडी प्लेयर देखा होगा, वो सीडी या डीवीडी जो होती है वो ऐसी होती है, गोल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के गोल गोल चक्के इसके होते हैं। बहुत से बच्चों ने ये वाला हल आपका देखा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क हल कहते हैं या डिस्क प्लो इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी प्लो लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लो लगा हुआ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, देखिए केज व्हील, यहाँ पर प्लो नहीं लगा हुआ, ये एक्सेप्शन, ये पहले के टाइम में बहुत इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है। इसमें क्या होता था एक्चुअल में, जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं ना, ट्रैक्टर के टायर की जगह ऐसे
ऐसे टायर यूज किए जाते थे, ये केज व्हील कहलाया जाता है। यानी ये क्या करता था, चलता भी रहता था और साथ के साथ क्या खेत की जुताई भी करता रहता था। तो ये भी आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है आपका सोयल टर्निंग प्लो, यानी कि मिट्टी पलट हल जिसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसे हम क्या कहते हैं, मोल्ड बोर्ड प्लो भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, शॉर्ट में आपका MBP प्लो भी कहा जाता है, यानी MB प्लो भी इसे कहा जाता है। मोल्ड बोर्ड प्लो, MBP का मतलब क्या है, मोल्ड बोर्ड प्लो, या फिर आपको बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा MB प्लो, यानी कि MB हल भी जो है इसे कह देते हैं। और ये जो है आपका हल ऐसा होता है जो कि साथ के साथ मिट्टी को काटता भी है और मिट्टी को पलटता भी है, मिट्टी को काटता भी है और मिट्टी को पलटता भी है। तो इसीलिए इसे सोयल टर्निंग प्लो कहा जाता है, या मिट्टी पलटने वाला हल इसे कहा जाता है। अब देखिए, ये जो मोल्डबोर्ड प्लो है ये आपका दो तरह का होता है, यानी कि जानवरों के द्वारा भी चलाया जा सकता है ये, इसके अलावा ट्रैक्टर के द्वारा भी चलाया जाता है। जो जानवरों के द्वारा ये मोल्डबोर्ड प्लो चलाया जाता है तो जानवर क्या करेंगे, इसे ज़्यादा हैवी मोल्डबोर्ड नहीं होगा, यानी कि जो ये हल होगा वो ज़्यादा हैवी जानवर नहीं खींच पाएंगे। अगर ये हल्का होगा और ज़्यादा हैवी नहीं होगा तो ये जुताई भी कम गहरी करेगा। यानी जो जानवरों के द्वारा मोल्डबोर्ड प्लो खींचा जाता है, यानी कि जानवरों के द्वारा जो ये हल चलाया जाता है उसकी गहराई कितनी रहती है, 15 सेंटीमीटर तक ही रहती है। जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं उनकी गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। यानी मोल्डबोर्ड प्लो अगर ट्रैक्टर से खींचा जाता है, ट्रैक्टर से चलाया जाता है तो 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक क्या है वो खेत की जुताई कर देता है। अगर वो जानवरों के द्वारा चलाया जाता है तो 15 सेंटीमीटर गहरा ही क्या है वो जुताई कर सकता है। तो आपके एग्जाम में एक ये कंट्री प्लो यानी कि देसी हल, दूसरा मोल्डबोर्ड प्लो यानी कि आपका जिसे हम MB प्लो कहते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका चीजल प्लो और सब सोयल प्लो। तो चीजल का मतलब होता है आपका जो है ये ऐसे दोनों के दोनों हल हैं जो मिट्टी में काफ़ी गहराई तक, कितना 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई तक क्या कर देते हैं, खेत की जुताई कर देते हैं। इनका काम मेनली क्या होता है, इनका काम होता है जो मिट्टी के नीचे हार्ड लेयर होती है, हार्ड पैन होती है, जो कठोर परत होती है उसको तोड़ना। मिट्टी के नीचे जो हार्ड पैन होती है, कठोर परत होती है, उसको तोड़ना इन दोनों प्लो का काम होता है। इसे हम चीजल प्लो कहते हैं, या फिर इसे दूसरा जो है आपका सब सोयल प्लो इसे कहा जाता है। चीजल प्लो और सब सोयल प्लो का काम क्या है, मिट्टी की कठोर परत को तोड़ना, और इसकी जो जुताई की गहराई रहती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर तक रहती है। याद रहेगा आपको, पता होगा ना, कई बार चीजल प्लो याद रखना। कैसे याद रखेंगे, जैसे दांत में कई बार दर्द होता है या दांत में कई बार कुछ फंस जाता है तो आप ऐसे करके करते हैं ना, चीज सी लेते हैं, यानी कि उसको जो फंसा होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको खींचते हैं तो वो गहराई से निकल के आता है। चीज लेना आता है ना, चीजल चीजल चीज, ठीक है। तो उससे आपको ये याद रखना है कि चीजल प्लो जो है वो गहरी जुताई करता है, आपका कठोर परत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। कितनी गहरी, 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई की कठोर परत को तोड़ता है। तो ये आपके प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट हो जाते हैं। बताओ सभी को क्लियर है, सभी बच्चे को, हर एक बच्चे को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहां तक, नहीं है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहां पर ये रहा आपकी एक वीडियो क्लिप यहां पर दिखाई गई है। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये किस तरीके की जुताई को दिखा रहा है। हालांकि ये वीडियो क्लिप मैंने आपको पहले भी दिखाई है, बताओ किस तरीके की जुताई को ये बता रहा है ना? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। हाँ राहुल बताइए फटाफट, कौन सी जुताई को ये बता रहा है? खेत ऑलरेडी जो है जुता हुआ है, ये ट्रैक्टर बस इसके अंदर चल रहा है, पीछे आपका प्लो नहीं, इसे हैरो कहेंगे, हैरो आपका चल रहा है। और ये हैरो क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो मिट्टी के डेले हैं उनको तोड़ रहा है, उनकी जो है उनको भुरभुरा बना रहा है, यानी खेत को और ज़्यादा भुरभुरा बना रहा है ताकि खेत का क्या है आपका प्रॉपर तैयार किया जा सके खेत को, और उसके अंदर फिर क्या है आपकी बीज की बुआई की जा
सके। तो ऐसी जो जुताई होती है जिसमें क्या है, प्राइमरी टिलेज ऑलरेडी हो चुकी है, प्राइमरी टिलेज के बाद जब हम क्या करते हैं, खेत में फिर से जुताई करते हैं, उसे आपका सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है, यानी द्वितीय भू परिष्करण कहा जाता है। और द्वितीय भू परिष्करण का मेन काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के डेलों को तोड़ना, देन इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरा बनाना, इसके अलावा मिट्टी के यानी कि खेत को इक्वल करना, खेत की जो है उसको एक लेवल करना, उसको इक्वल करना। इधर मिट्टी ज़्यादा है तो उसको खींच के इधर लाना, इधर मिट्टी ज़्यादा है तो उसको खींच के इधर ले जाना। तो मिट्टी को इक्वल करना वो किसका काम होता है, आपका जनरली जो है सेकेंडरी टिलेज का होता है, द्वितीय भू परिष्करण का होता है। मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के जो डेले हैं, यानी कि प्राथमिक जुताई के अंदर जो डेले बनते हैं, उन डेलों को तोड़ना किसका काम होता है, द्वितीय भू परिष्करण का काम होता है। बात समझ में आ गई। अब मुझे खुद बताओ आप, क्या द्वितीय भू परिष्करण जो है गहरा होगा या कम गहरा होगा, यानी द्वितीय भू परिष्करण या सेकेंडरी टिलेज जो किया जाएगा वो गहरा किया जाएगा या कम गहरा किया जाएगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बताओ। हाँ, कम गहरा किया जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है, यहां पर सिर्फ हमें क्या करना है, जो मिट्टी की ऊपर की सतह है ना उसके डेले तोड़ने, क्योंकि बीज ज्यादा से ज्यादा कितने गहरी तक रहता है, बीज ज्यादा से ज्यादा जो छोटे बीज होते हैं उनको हम 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं, जो बड़े बीज होते हैं उनको 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है ना। जो छोटे बीज होते हैं उन्हें हम कितनी गहराई पर बोते हैं, बताओ, इसको लिख लीजिए भाई, है ना, इसको नोट कर लीजिए, आगे आपके इन फ्यूचर काम आएगा। जो स्मॉल सीड क्रॉप होती है ना, जो स्मॉल सीड क्रॉप होती है, यानी कि ऐसे बीज जिनका क्या है, ऐसे बीज जो कि क्या है साइज में छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या है कम गहराई पर बोते हैं। कितनी गहराई पर बोया जाता है, उन्हें लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। और जो आपके लार्ज सीड होते हैं, यानी कि जिनका बीज साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो साइज में बड़े हैं, तो उनकी गहराई कितनी रखी जाती है, 7 से 8 सेंटीमीटर जो है उसकी गहराई रखी जाती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं छोटे बीज की, कल मैंने आपको बताया था ना फाइन टिल्थ और कोर्स टिल्थ के टाइम मैंने एग्जांपल दिए थे। तो एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा बताओ, मस्टर्ड, सरसों यानी कि सिसेम यानी तिल, इसके अलावा आपका जनरली जो है स्मॉल सीड में राई होगी, है ना, राई जो कि आगे मस्टर्ड की स्पीसीज होती है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। और भी आपके टोबैको यानी तंबाकू का बीज है, वो भी क्या है साइज में छोटा होता है। तो ये सारे के सारे स्मॉल सीड के अंदर आ जाएंगे। लार्ज सीड के अंदर आपका मटर हो गया, राजमा हो गया, इसके अलावा काला चना और सफ़ेद चना यानी काबुली चना और आपका जो बंगाल ग्राम होता है वो दोनों हो गए। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके लार्ज सीड क्रॉप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम द्वितीय भू परिष्करण के बारे में बात कर रहे थे, यानी सेकेंडरी टिलेज के बारे में बात की जा रही थी, द्वितीय भू परिष्करण के बारे में बात की जा रही थी। तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। द्वितीय भू परिष्करण के अंदर क्या करते हैं, जो खेत पहले से हमने जोत दिया है उसी खेत के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैरो का। बताइए किसका यूज करते हैं, हैरो का यूज करते हैं। और ये हैरो आपका क्या करता है, ये जो हैरो होता है ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले होते हैं उनको तोड़ता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, इसके साथ ही साथ खेत को लेवल करता है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर यानी खेत के अंदर जो घास फूस होती है ना, आपने देखा होगा जब हैरो को खेत के अंदर चलाया जाता है तो उसके जो ये दांत होते हैं, उसके हैरो के जो ये दांत होते हैं, इन हैरो के अंदर क्या है आपकी घास जो है फंस जाती है। इन हैरो के अंदर क्या है, इस तरीके से कवाड़ा फंस जाता है, इस तरीके से घास फंस जाती है। जब आप इसे खेत के अंदर चलाते हैं तो खेत के अंदर जो घास फूस होती है, जो कवाड़ा होता है, उसे खींचकर बाहर लेके आना भी हैरो का ही काम होता है। बात समझ में आई, समझ में आ गई ना इतनी बात। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये जो हैरो है, ये आपका यानी कि जो सेकेंडरी या फिर कह लीजिए द्वितीय भू परिष्करण है, इसकी गहराई क्या होती है, कम रखी जाती है। क्यों, क्योंकि हमें क्या है मिट्टी के ऊपरी सतह को ही क्या करना है, बारीक करना है। क्यों करना है बारीक ऊपर की सतह को, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि छोटे बीज 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक होंगे, बड़े बीज जो है 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई तक होंगे। तो इतनी गहराई तक ही करने के लिए हमें क्या करना है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, ताकि बीज को अच्छे से बोया जा सके, बीज को प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके, प्रॉपर एयर मिल सके, प्रॉपर जो है वो आपका अंकुरित हो सके, जर्मिनेट हो सके।
तो द्वितीय भू परिष्करण जो है वो आपका प्राथमिक भू परिष्करण के बाद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। यानी कि जब प्राथमिक भू परिष्करण हो जाएगा, प्राइमरी टिलेज हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, द्वितीय भू परिष्करण को करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक जुताई के बाद की जाने वाली उथली जुताई यानी कि सैलो टिलेज इसे हम कहते हैं। हिंदी में क्या बोले जाए, सैलो। सैलो का मतलब कम गहरा, उथला है ना, ऊपर ऊपर क्या है, हम यहाँ पर इसकी जुताई करते हैं खेत की। और इसका काम क्या होता है, खेत को लेवल करना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। मल्चिंग करना, मल्चिंग का मतलब देखिए फिलहाल इतना समझिए, मल्चिंग का मतलब होता है यहाँ पर खेत की जो यानी कि जैसा कि आपका ये खेत है, ठीक है, इसकी मिट्टी को अगर हम भुरभुरा कर देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर की मिट्टी होगी वो तो आपकी सूख जाएगी, क्योंकि नमी क्या है आपका चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर चली जाएगी, है ना, इवेपोरेट हो जाएगी, बाष्पीकृत हो जाएगी। लेकिन नीचे की जो मिट्टी है उसमें क्या है, नमी बनी रहेगी। कल मैंने इसका रीजन बताया था, कैपिलरी एक्शन वाला, याद है आपको, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। यानी कि मिट्टी के ऊपर हम ऐसी परत बना देते हैं जिससे नीचे वाली जो नमी है मिट्टी की वो सुरक्षित रहती है, ऊपर की मिट्टी की नमी क्या है वो सिर्फ वही लॉस होती है, तो उसे आपका मल्चिंग कहा जाता है। देन आपका इनकॉर्पोरेटिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप जब खेत के अंदर खरपतवार करा, खेत के अंदर जब फर्टिलाइजर डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो उनको मिट्टी के अंदर मिक्स करना होता है कि नहीं करना होता। जब आप गेहूं लगाते हैं या फिर कोई और फसल लगाते हैं तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें आप डालते हैं। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इतना पता होगा ना, यूरिया डालते हैं, है ना, यूरिया का हर किसी को पता होगा। तो यूरिया का कट्टा डाला जाता है, तो यूरिया जब डाला जाता है तो उसके बाद मिट्टी को हम जोतते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर उसको मिक्स तो किया जाता है ना। तो उस खाद को मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं। उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं, याद रहेगा। बाकी जो डेले तोड़ना वो तो इसका काम है ही है। तो अब देखिए ये आपका द्वितीय भू परिष्करण की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर द्वितीय भू परिष्करण किसे कहते हैं, लाइटर एंड फाइनर टिलेज ऑपरेशन। यानी कि क्या है आपका, जो लाइटर का मतलब यानी कि बहुत ही कम गहराई पर, ठीक है, कम गहराई पर क्या है ये आपका कह लीजिए ये भू परिष्करण या जुताई जो है की जाती है। परफॉर्म्ड आफ्टर प्राइमरी टिलेज, यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण के बाद इसको करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि प्राथमिक जुताई के बाद मिट्टी में की जाने वाली हल्की और बारीक क्रियाएं जो है या बारीक जुताई क्रियाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी सेकेंडरी टिलेज कहलाती हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। बस यही डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। और इनका काम क्या होता है, इसका काम होता है मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ताकि क्या है बीजों को अच्छे से बोया जा सके, पौधों की अच्छे से रोपाई की जा सके, बीजों को अच्छे से बोया जा सके और पौधों की अच्छे से क्या है रोपाई की जा सके। भाई मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी के बारीक बारीक कण हो जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, बताओ क्या फायदा होगा, आप बीजों को अच्छे से बो सकेंगे, पौधे को अच्छे से उसके अंदर लगा सकेंगे, यही फायदा होगा ना। तो इसी पर्पस से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी टिलेज करते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो मिट्टी के बड़े बड़े डेले होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के ऊपर, यानी कि द्वितीय भू परिष्करण यंत्र। जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र किसे कहा था बताओ, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र उन्हें कहते थे जो कि आपके प्राथमिक भू परिष्करण के अंदर इस्तेमाल में लिए जाते थे, यानी कि प्राइमरी टिलेज के अंदर इस्तेमाल में लिए जाते थे। द्वितीय भू परिष्करण यंत्र वो होंगे जिन्हें हम सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भू परिष्करण के लिए इस्तेमाल में लेंगे। तो वही यहाँ पर है कि द इंप्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन कॉल्ड सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स, यानी कि ऐसे यंत्र जिनका इस्तेमाल हम सेकेंडरी टिलेज यानी कि द्वितीय भू परिष्करण के लिए कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कहते हैं। तरीका मैंने याद करने का बता ही दिया था कि किस तरीके से याद रखना है या किस तरीके से पहचानना है कि कौन सा सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स है, कौन सा प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स है। तो जिस भी टिलेज के यानी कि जिस भी इंप्लीमेंट के पीछे, जिस भी यंत्र के पीछे आपको हैरो लगा हुआ नजर आता है,
हैरो लगा हुआ नजर आता है तो बताओ ये क्या होंगे, ये आपके सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स होंगे। क्या होंगे, ये सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स होंगे। और जिसके भी पीछे आपको प्लो लगा हुआ नजर आता है, यानी जिसे हम हल कहते हैं, तो ये क्या होंगे, आपके प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स होंगे। कैसे होंगे, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स होंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन वही सेम आएगा आपका कि द्वितीय भूपरिष्करण क्या है और उसके लिए कौन कौन से यंत्र इस्तेमाल में लिए जाते हैं, उनकी सूची बनाइए, उनकी सूची बनाइए। यानी कि इनके सिर्फ नाम आपको क्या है लिखने होते हैं एग्जाम के अंदर। सेमेस्टर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन आया था और आज भी ये क्वेश्चन क्या है आपका सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो कौन कौन से यहाँ पर, कल्टीवेटर सबसे पहला क्या है यहाँ पर, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का काम क्या होता है बताओ। कल्टीवेटर का काम, इन सब का काम एक ही है भाई, इन सब का काम एक ही है। काम क्या है, मिट्टी के डेलों को तोड़ना, जो खेत के अंदर घास फूस है उनको फंसाकर खेत से बाहर निकाला, मिट्टी को, खेत को एक लेवल करना और मिट्टी को भुरभुरा बनाना ताकि उसके अंदर बीज को बोया जा सके आसानी से। ठीक है, तो ये है आपका कल्टीवेटर, जिसमें इस तरीके से दांत से ये निकले होते हैं। आप सभी लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, यानी बच्चों ने, आप सभी ने ये क्या है देखा होगा। देन आपका डिस्क हैरो, एक था डिस्क प्लो जिसमें क्या है प्लो लगाता, हल लगाता, वो आपका था प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट यानी प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र। ये है डिस्क हैरो, यानी कि यहाँ पर भी वही डिस्क आपको नजर आ रही है, देखिए गोल गोल डिस्क नजर आ रही है, लेकिन ये हैरो है। दोनों में फर्क क्या है, जो डिस्क हैरो होता है ये जनरली क्या है आपका, इसकी जो डिस्क साइज होती है वो क्या है साइज में बड़ी होती है। डिस्क साइज क्या है इसकी बड़ी होती है और हल्की होती है, बड़ी होती हैं और हल्की होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि ये क्या, इनका जो वेट होगा वो क्या है कम होता है। यानी ओवरऑल अगर आपका इस हैरो का वेट देखा जाए तो वो क्या होगा, कम होगा। डिस्क प्लो के कंपैरिजन में जो आपका प्लो होता है उसका वजन ज़्यादा होता है। वजन ज़्यादा होगा तभी तो वो मिट्टी के गहराई में जा पाएगा ना, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी कि उनका वजन क्या है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पाइक टूथ हैरो। स्पाइक टूथ हैरो का मतलब, यानी इसमें देखिए आपको इस तरीके से नीचे दांत नजर आ रहे होंगे, ये स्पाइक्स नजर आ रही हैं आपको, है ना। तो ये कीले या फिर कह लीजिए दांत जो आपके क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर जो फसल अवशेष होते हैं या फिर घास फूस के टुकड़े होते हैं उनको फंसाकर क्या है ये ले जाते हैं, साथ ही साथ मिट्टी के डेलों को भी तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है ब्लेड हैरो। ब्लेड हैरो का भी सेम वही काम है जो आपका बाकियों का है। ठीक है, इसके अलावा आपका आ गया स्प्रिंग हैरो, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको स्प्रिंग लगी हुई इनमें ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग हैरो है। ये आपका चेन हैरो है, चेन आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये आपका चेन हैरो कहलाता है। तो सबके पीछे देखिए यहाँ पर हैरो लगा हुआ है। कल्टीवेटर के पीछे हैरो नहीं है, बट ये आपका सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी हैरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैरो लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैरो है और यहाँ पर भी हैरो है। तो जिस भी इंप्लीमेंट के पीछे हैरो लगेगा वो आपके सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट कहलाए जाएंगे, यानी द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र उनको कहा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आपको ये बताना है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। इतनी मेहनत आपको खुद करनी है। ऐसा कौन सा यंत्र या इंप्लीमेंट है जो कि आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट का, यानी प्राइमरी टिलेज का भी काम करता है और सेकेंडरी टिलेज का भी काम करता है, बताओ। प्राइमरी टिलेज का भी यानी प्राथमिक भूपरिष्करण का भी काम करता है और सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भूपरिष्करण का भी काम करता है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है वो देखिए आपका इंटर टिलेज यानी अंतः भूपरिष्करण। इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ये आपका कब किया जाएगा, आफ्टर सोइंग, यानी फसल की बुआई के बाद। ठीक है, फसल की बुआई के बाद और फसल की कटाई से पहले, यानी कि बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल की कटाई से पहले जो है हम इसको करते हैं। ठीक है, तो फसल की बुआई के बाद और फसल की कटाई से पहले, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर क्या है ये आपका किया जाएगा। दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कि खड़ी फसल में क्या है जब टिलेज की जाती है या फिर जो कह लीजिए आपकी जो भूपरिष्करण से रिलेटेड जो
क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी इंटर टिलेज कहलाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर टिलेज या अंतः भूपरिष्करण कहते हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर फसल खड़ी हुई है, फसल के बीच यानी खड़ी फसल के अंदर क्या है, निराई गुड़ाई की जा रही है इससे, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका इंटर टिलेज या अंतः भूपरिष्करण कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस किसान को देख रहे हैं जो कि खड़ी फसल से क्या है, जो खरपतवार है उनको निकाल रहा है, तो ये क्या है, इंटर टिलेज यानी अंतः भूपरिष्करण इसे कहा जाता है। तो टिलेज डन आफ्टर सोइंग, वही कहा है मैंने कि सोइंग के बाद यानी बुआई के बाद, एंड बिफोर हार्वेस्टिंग यानी फसल के काटने से पहले जो की जाती है, यानी कि ड्यूरिंग क्रॉप स्टैंडिंग, खड़ी फसल के अंदर जो चीज की जाती है, जो जुताई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, इंटर टिलेज कहा जाता है। बताओ, किसी को कोई डाउट? सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना सारी चीजें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये भी देख लेते हैं कि जो आपका इंटर टिलेज यानी अंतः भूपरिष्करण है, इसके लिए कौन से यंत्र इस्तेमाल में लिए जाते हैं ना। तो इसके लिए इस्तेमाल में जो यंत्र लिए जाते हैं वो मेनली होता है आपका होय। क्या होता है आपका? होय। ठीक है, ये आपको याद रखना, होय जो है ये मेनली इस्तेमाल में लिया जाता है। तो यहां पर देखिए रोटरी वीडर, ये आपने देखा होगा, इसको दो हाथ इस तरीके से पकड़ता है फार्मर, ठीक है, और ये नीचे जो है आपका रोटरी, ये रोटेट करता है और फसल के बीच में जो खरपतवार खड़े होते हैं उनको खत्म करता जाता है और मिट्टी को खोदता जाता है, तो ये रोटरी वीडर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हील होय, यानी कि इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर दो हाथों से पकड़ने के लिए ये आपका जो है व्हील यानी पहिया लगा हुआ है, और इधर देखिए आप ये तीन नुकीले क्या हैं, आपके दांत से लगे हुए जो मिट्टी को खोदते जाते हैं। समझ के, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से चलाएंगे तो मिट्टी क्या है, नीचे खोदती जाती है, तो इसे व्हील होय कहते हैं क्योंकि इसमें टायर लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका होय यानी कि ये आपका खुरपी, सभी को ये चीज पता है अच्छे से, है ना, इसे खुरपी बोलते हैं जनरली। नेक्स्ट इसके अलावा रैक्स, ये भी आपने देखा होगा, घरों के अंदर आपके जो भूसे वाली कोठरी होती होगी उसके अंदर भूसा भरा हुआ होगा, तो भूसे को खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, तो ये वही रैक है। इसका इस्तेमाल जो है हम इंटर टिलेज के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुदाली, तो ये ज्यादातर आपकी पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहां पर कुदाली ही चलती है जिससे घास फूस को उखाड़ा जाता है, तो ये आपकी कुदाली होगी। तो ये सारे के सारे इंप्लीमेंट्स क्या हैं, आपके इंटर टिलेज इंप्लीमेंट्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर तो ऑफ सीजन टिलेज यानी कि गैर मौसम की जुताई। ऑफ सीजन टिलेज के बारे में अब यहां पर बात करेंगे। ऑन सीजन टिलेज की बात हो चुकी है। ऑन सीजन टिलेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ऑन सीजन टिलेज के अंदर मैंने आपको बताया था यानी कि जो कि क्या है, फसल की बुआई से जस्ट पहले की जाती है, या फिर जब मौसम स्टार्ट होता है फसल की बुआई का उस समय उनको करते हैं, जिसके अंदर हमने प्रीपरेटरी टिलेज के अंदर हमने पढ़ा प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज, उसके बाद हमने पढ़ा आपका इंटर टिलेज यानी अंतः भूपरिष्करण, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा प्रकार था वो था आपका ऑफ सीजन टिलेज यानी कि गैर मौसम की जुताई। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जुताई उस समय की जाएगी जिस समय फसल को हमको नहीं लगाना होगा, क्योंकि इस जुताई का मकसद फसल को लगाना है ही नहीं। इसका मकसद ये है कि जो आपका खेत के अंदर जो खरपतवार उगे हुए हैं, वो जो घास उगी हुई है उसको खत्म करना। खेत के अंदर मान लीजिए बारिश होने वाली है तो कहीं मान लीजिए पानी की कमी है, तो उससे हम इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तो हम चाहते हैं जो बारिश का पानी है वो हम क्या करें, खेत के अंदर स्टोर कर लें ताकि आने वाली फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो उस पानी को सुरक्षित करने के लिए, नमी को सुरक्षित करने के लिए, या फिर खेत के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं यानी कि जो गहराई में, मिट्टी के गहराई में क्या है आपके इंसेक्ट पेस्ट छुपे हुए हैं, उनको खत्म करने के लिए, इस पर्पस से जो हम टिलेज करते हैं उसे आपका क्या कहा जाता है, ऑफ सीजन टिलेज कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑफ सीजन टिलेज कहते हैं, यानी कि गैर मौसम की जुताई उसे कहा जाता है। जैसे कि टिलेज डन इन फैलो और अनक्रॉप्ड सीजन। ठीक है, क्रॉप्ड सीजन का मतलब जब फसल उगाई जाती है, अनक्रॉप्ड का सीजन का मतलब जब फसल उगाई नहीं जाती है। तो जब क्या है आपकी टिलेज खाली खेत में की जाती है या अनक्रॉप्ड सीजन में की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका जो है ऑफ सीजन टिलेज कहा जाता है। और खासकर इसके अंदर आपकी समर टिलेज जो है खासकर आती है। समर टिलेज जो है इसके अंदर आती है। अभी इसके टाइप्स के बारे में
मैं आपको बताऊंगा। समर टिलेज का मतलब जो जुताई गर्मियों के टाइम यानी कि जब बहुत तेज धूप होती है उस समय करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि बिना फसल वाले मौसम, विशेषकर आपका गर्मी में की जाती है ताकि मिट्टी की दशा और जल संरक्षण बेहतर हो सके, यानी कि मिट्टी की दशा को सुधारा जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरली जो है नमी जो है, मॉइस्चर जो है उसको मिट्टी के अंदर संरक्षित किया जा सके। खेत अगर ऊबड़ खाबड़ है तो उस खेत को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके, लेवल किया जा सके। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि सेकेंडरी टिलेज जो है वो आपका क्यों किया, सेकेंडरी टिलेज कह रहा हूँ सॉरी, ऑफ सीजन टिलेज आपका क्यों किया जाता है, यानी कि गैर मौसमी जुताई क्यों की जाती है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, पहला टू इम्प्रूव सोयल कंडीशन, यानी मिट्टी की दशा को सुधारना। तो जो सोयल कंडीशन है उसको सुधारना, यानी कि मिट्टी के अंदर क्या है आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करवाना, है ना। इसके अलावा मिट्टी के अंदर अगर नमक, सॉल्ट ज़्यादा है, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उनको प्रॉपर लेवल में लेकर आना। तो मिट्टी की दशा को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो है ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। खेत अगर ऊबड़ खाबड़ है तो उसको लेवल में लेके आना। ओके, नेक्स्ट आपका टू कंजर्व सोयल मॉइस्चर, ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, सभी आपको ये बात अच्छे से पता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर क्या है, ये हार्ड लेयर है। जैसा मैंने आपको 1 एकड़ खेत दिया था ना, तो उसके ऊपर हार्ड लेयर थी, हार्ड परत थी। तो बारिश होगी तो बताओ क्या होगा, अगर ऐसे खेत के अंदर बारिश होगी तो जो पानी है वो बहकर क्या है साइड में कहीं और चला जाएगा, खेत के अंदर ज़्यादा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी क्या है, हार्ड है। लेकिन अगर आप खेत की जुताई कर देते हैं और उसमें इस तरीके से हल्की हल्की नालियां बन जाती हैं, तो जो बारिश का पानी होगा वो इस खेत के अंदर तेजी से नीचे के अंदर जाएगा और खेत के अंदर क्या है वो सारा का सारा पानी स्टोर हो जाएगा, यानी कि नमी क्या है मिट्टी के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। तो मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लेवल द फील्ड, यानी खेत ऊबड़ खाबड़ है उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। क्लियर हो गया, ऑफ सीजन टिलेज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका सोयल रिक्लेमेशन। सोयल रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, आप देखिए मृदा सुधार का मतलब क्या होता है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है। ये आप खेत देख रहे हैं, इस खेत के अंदर देखिए आपको ऊपर जो है सफेद सफेद कलर नजर आ रहा है, ये क्या है आपका नमक है, सॉल्ट है। क्या है, नमक है या फिर कह लीजिए सॉल्ट है। इस मिट्टी के अंदर भी आपको पता है इसके अंदर क्या है, सोडियम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या है क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या है आयरन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या है एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जिंक प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपके क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ होते हैं। इसके अलावा अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये दो ले लो, सोडियम और क्लोराइड ले लो, यानी सोडियम क्लोराइड जो आपका नॉर्मल क्या है नमक होता है, सॉल्ट होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, कैल्शियम सल्फेट ले लो, ये सारे के सारे क्या है आपके सॉल्ट है। अब क्या होगा, जब मान लीजिए खेत के अंदर नमी नहीं है, यानी कि खेत के अंदर पानी की कमी है, वो पानी जब क्या करेगा ऊपर की तरफ बहकर जाएगा, यानी पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो खेत के अंदर नमक है, सॉल्ट है, जो आपका कह लीजिए जो डिजॉल्व सॉल्ट है, वो क्या उस पानी के साथ साथ ऊपर आएंगे, है ना, पानी के साथ साथ ऊपर आएंगे, कैपिलरी एक्शन याद है। तो पानी के साथ साथ ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद पानी तो चला गया, उड़ गया, लेकिन वो नमक को क्या है मिट्टी की सतह पर, मिट्टी के सरफेस पर छोड़कर चले जाएंगे। तो उससे क्या है मिट्टी आपकी जो है वो सलाइन हो जाएगी, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा हो जाएगी। अब नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पौधा यहाँ पर आपका नहीं उग पाएगा, वो आपका ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ग्रो, वो आपका बहुत बाद की बात है, उसको भी आगे चल के आप लोग जो है पढ़ेंगे, उसमें आपका ओस्मोसिस वगैरह जो है वो चीज़ रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वो आपकी बाद की बात है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसके अंदर पौधा नहीं उगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सुधारने के लिए जो है इसके अंदर पानी को भरते हैं,
इसके अलावा जो है इसको खेत को जो है जोता जाता है ताकि इसकी जो नीचे कठोर परत है वो टूट जाए। कठोर परत टूट जाएगी, फिर इसके अंदर पानी भर देते हैं और पानी जब भर देंगे तो ये नमक दोबारा से पानी के अंदर घुल जाएंगे। पानी के अंदर जब ये घुल जाएंगे तो घुलकर वो पानी क्या है, नीचे चला जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा, यानी काफी गहराई में चला जाएगा और ये नमक भी क्या है काफी गहराई में चले जाएंगे, मिट्टी हमारी क्या है सुधर जाएगी। ये आपका इसका काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है वीड कंट्रोल का, पेस्ट कंट्रोल का और डिजीज कंट्रोल का। तो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। जो ये खेत है, इस खेत के अंदर क्या है कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर आपके ये खरपतवार होते हैं, इनको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, ऑफ सीजन टिलेज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो खेत है इसकी जुताई कर देंगे, जुताई करने से क्या होगा, जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो आपके मिट्टी के सतह पर आ जाएंगे। मिट्टी के सतह पर आ जाएंगे तो या तो इन्हें पक्षी खा जाएंगे या फिर क्या है तेज धूप जब इन पे पड़ेगी तो ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो इनके बीज होंगे, जो इनके अंडे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो ये खुद होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका उद्देश्य होता है किसका, ऑफ सीजन टिलेज का। बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है कि ऑफ सीजन टिलेज के प्रकार कितने होते हैं। तो ऑफ सीजन टिलेज 3 प्रकार का होता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। पहला आ जाता है यहाँ पर स्टबल या पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। क्या बोलते हैं इसे, स्टबल टिलेज कहते हैं। स्टबल टिलेज का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, ये खेत आप देख रहे हैं, इस खेत के अंदर चलिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये खेत है, इस खेत के अंदर फसल जो है ये लगी हुई है। ठीक है, इस फसल को जब आप काटेंगे तो क्या करेंगे, बताइए कैसे काटेंगे इस फसल को। सर हम तो एक काम करेंगे, इस फसल को काटने के लिए इसको जमीन से ही उखाड़ लेंगे, है ना। जमीन से तो नहीं उखाड़ोगे ना, बताओ भाई, बताओ मेरे होनहार बच्चों, जमीन से उखाड़ोगे क्या, जमीन से तो नहीं उखाड़ोगे। क्या करोगे, इसे आप ऊपर से काट कर ले जाओगे, जो आपके काम की चीज है उसे ऊपर से काट लोगे। हाँ बात अलग है, अगर आलू है तो उसको जमीन से ही उखाड़ोगे, मूंगफली है तो उसको जमीन से ही उखाड़ोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जनरली जैसे पैडी यानी धान हुआ या फिर आपका गेहूं हुआ या फिर आपकी सरसों हुई तो आप उसको जमीन से थोड़ी उखाड़ोगे, आप ऊपर ऊपर से उखाड़ोगे। अब बचे क्या, ये खेत के अंदर ये फसल अवशेष बच गए। अब इसके अंदर अगर आपको अगली फसल लगानी है या फिर इनको मिट्टी के अंदर मिक्स करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जुताई करनी पड़ेगी। तो उसे हम कहते हैं स्टबल या पोस्ट हार्वेस्टिंग टिलेज, यानी कि अवशेष जुताई उसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फैलो टिलेज यानी कि परती जुताई। यानी कि कोई खेत खाली पड़ा हुआ है, कई सालों से खाली पड़ा हुआ है, अब आपको उसके अंदर खेत के अंदर क्या करना है, खेत के अंदर खेती करनी है। उस खेत के अंदर खेती करनी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस खेत को जोतना पड़ेगा। तो वो फैलो टिलेज या परती जुताई कहलाता है। बात समझ में आई। तीसरा आ जाता है समर टिलेज या ग्रीष्मकालीन जुताई। समर टिलेज आपकी कब की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जून जुलाई के टाइम की जाती है। कब करते हैं हम, जून जुलाई के टाइम करते हैं। अब कहोगे सर जून जुलाई में तो हम खरीफ क्रॉप लगाते हैं। भाई यहाँ पर खरीफ क्रॉप हमें नहीं लगानी है। ठीक है, इस ये जो समर टिलेज है यहाँ पर हमको खरीफ क्रॉप नहीं लगानी है। यहाँ पर इसको करने का मकसद हमारा ये है ताकि जो है इसके यानी खेत के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारियों वाले कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जीवाणु जो है, उनको खत्म करना इसका उद्देश्य है। समर जुताई यानी जून जुलाई के टाइम में इसको करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जून जुलाई में क्या है, तापमान बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है। निकलते हो आप गर्मियों में बाहर, बताओ। जून जुलाई में निकलते समय क्या है, ऐसी होती है ना, बहुत गर्मी लगती है ना, बॉडी पे टैनिंग हो जाती है और ऐसी गर्मी पड़ती है ना कि हालत खराब रहती है कि नहीं रहती है। तो सेम वही समर यानी कि समर टिलेज ग्रीष्मकालीन जुताई इसीलिए की जाती है क्योंकि उस समय क्या है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप मिट्टी की जुताई करते हैं तो मिट्टी पलटेगी तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे वो बाहर आएंगे तो तेज धूप से क्या है वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये 3 तरह की क्या है आपकी जुताई होती है, ऑफ सीजन टिलेज जिसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब तीसरा आपका आ जाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज यानी विशेष प्रकार की जुताई। इसे जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें जो है समझ आ चुकी होंगी, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो
किसी को कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी चीज़ समझ नहीं, बाद में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो बाकी ये आपका एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, यानी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होगी, कुछ आपको पूछना हो अपने फ्यूचर के लिए या फिर करियर से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए और इस क्लास की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज यहां से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ उसे जो है शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो है सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही जो है आपके लिए यहाँ पर क्लासेस अफोर्ड की जाएंगे, आपके लिए जो है उतना ही फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम क्लासेस कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए हम क्लास कर रहे हैं और क्लास को 2-4 बच्चे देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि यार हम जो है पहले क्लास को रेडी कर रहे हैं, एक बेहतरीन कंटेंट को जो है ना। देखिए खुद देखिए आप, इस PPT को बनाने के लिए, इस कंटेंट को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। तो एक बेहतरीन कंटेंट जो है भाई, रुक जा, है ना, ये नहीं मानेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं मान रहा है भाई। एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। ये कंप्लीट PPT आपके लिए जो है तैयार की गई है। पहले कंटेंट को ढूंढा, फिर उसको बनाया, फिर उसको तैयार किया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया ताकि आपको पढ़ा सके। और फिर हम देख रहे हैं क्या, 2 व्यूज़ आ रहे हैं, 4 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 बच्चे देख रहे हैं, 150 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे देख रहे हैं, तो हम क्या, तो हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे ना कि यार मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो चीज़ बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कॉलेज में बताएं कि इस चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, उन्हें ये क्लासेज जो है रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। ठीक है, इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। कोई अगर आपका डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, कोई आपकी क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, इतना अपना ध्यान रखिए और इसको रिवाइज करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। Thank you.